नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। बनारस के घाट पर 80 के घाट पर, काशी में 80 के घाट पर, सिर्फ ये समझने के लिए कि बनारस के समर में इस बार क्या होगा। कल अरविंद केजरीवाल पर्चा दाखिल करेंगे, परसों नरेंद्र मोदी पर्चा दाखिल करेंगे, और क्या होगा बनारस के समर में, इस पर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जरा बनारस को समझिए कवि केदारनाथ सिंह की कविता से। कविता की कुछ लाइनें पढ़कर मैं सुना रहा हूं। बिना किसी सूचना के घुस आओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। हम बनारस में हैं, आधा है आधा नहीं है, कवि की लाइन है, लेकिन समझना यह मुश्किल है कि बनारस में इस बार क्या होगा। बीजेपी की माने तो मोदी को हराना नामुमकिन है, केजरीवाल की माने तो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा समर बनारस में है। तो सवाल ये कि क्या मोदी को इस बार बनारस से हराना नामुमकिन है, और सवाल ये कि क्या केजरीवाल उनकी पूरी राजनीतिक भविष्य का इम्तिहान बनारस से होगा। यही समझने की कोशिश करेंगे बनारस के घाट पर, 80 के घाट पर। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी हैं, इनसे सवाल जवाब का दौर होगा सबसे बड़े सवाल में। लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। कुछ इसी अंदाज में बनारस की सड़कों से पर्चा दाखिल करने निकलेंगे अरविंद केजरीवाल। रोड शो की शक्ल में बगैर लाउडस्पीकर के खुली जीप पर, साथ में आम आदमी पार्टी की पूरी फौज होगी। घंटे, घड़ियाल, शंख और फूलों से महकने और चहकने वाली काशी के सबसे बड़े युद्ध का आगाज देखने लायक होगा बस चंद घंटे बाद। जैसे ही इस रात की सुबह होगी, मोदी के खिलाफ वाराणसी से ललकार रहे केजरीवाल कल अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। तब नजर उनके प्रशंसकों पर भी होगी और विरोधियों पर भी, क्योंकि बनारस में केजरीवाल का अनुभव अच्छा नहीं रहा। कभी अंडे पड़े, कभी काले झंडे दिखे, तो कभी हंगामे का कान फाड़ू शोर सुनने को मिला। बावजूद इसके केजरीवाल काशी में मोदी की हवा का रुख मोड़ने का दम भर रहे हैं। आप लोगों ने नरेंद्र मोदी को हरा दिया, तो उसके बाद बीजेपी का क्या हाल होगा। लहर और ललकार के बारीक फर्क को जानते समझते हुए भी जोश, जज्बे और जिंदाबाद का जयघोष करते हुए केजरीवाल की पार्टी का पूरा कुनबा काशी में कैंप कर चुका है। संजय सिंह, आशुतोष, मनीष सिसोदिया, प्रोफेसर आनंद कुमार, गोपाल राय, राखी बिड़ला, कर्नल सहरावत और अलका लांबा समेत केजरीवाल के सारे कमांडो वाराणसी में डटे हैं। पर्चा दाखिल करने और उसके बाद की पूरी प्लानिंग तैयार है, क्योंकि ठीक एक दिन बाद यानी 24 तारीख को नरेंद्र मोदी भी बनारस से पर्चा भरेंगे। काशी की जमीन पर मोदी हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, खुली जीप में 1.5 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और नामांकन के बाद हवाई मार्ग से ही लौट जाएंगे। मगर मोदी के नाम की सुनामी लाने का दावा करने वाले अमित शाह की आकाशवाणी अब भी बनारस की फिजाओं में तैर रही है। मैं मानता हूं 24 तारीख को पर्चा दायर करते ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो हवा दिखाई पड़ती है, वो हवा सुनामी में परिवर्तित हो जाएगी। मोदी की सुनामी का सियासी साहित्य बताने वाले उनके खासम खास अमित शाह की भविष्यवाणी का पहला ट्रेलर सिर्फ 48 घंटे बाद सामने आ जाएगा। वैसे वाराणसी में मोदी और केजरीवाल को टक्कर देने के लिए कांग्रेस से अजय राय मैदान में हैं, समाजवादी पार्टी से कैलाश चौरसिया और बीएसपी से विजय प्रकाश जायसवाल भी मुकाबले में हैं। इसीलिए हम पहुंचे सीधे काशी की जमीन पर और वहीं से निकला सबसे बड़ा सवाल कि क्या मोदी को बनारस से हरा पाना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो काशी के समर में क्या होगा, अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, नरेंद्र मोदी का क्या होगा, और बीजेपी कांग्रेस का क्या होगा, इसी को समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं बनारस में वही नेता जिन्हें आप दिल्ली में कई बार देखते हैं, दिल्ली के स्टूडियो में जिनसे डिस्कशन करते हैं, वही आज हमारे साथ बनारस के इस घाट पर, इस बोट पर मौजूद है। थोड़े कीड़े मकोड़े के बीच नेता फंसे हैं, पहली बात। हमारे साथ है नलिन कोहली, जिन्हें अक्सर आप टेलीविजन चैनल्स पर देखते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ हैं मनोज राय धूपचंडी, समाजवादी पार्टी के नेता। हमारे साथ हैं कमलाकर त्रिपाठी, कांग्रेस के प्रवक्ता, और आशुतोष फायर ब्रांड, आम आदमी पार्टी के नेता, पूर्व टीवी जर्नलिस्ट, जिन्हें आप अक्सर टेलीविजन चैनल पर पहले डिबेट करते देखा होगा आपने, अब आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली से उम्मीदवार भी रह चुके हैं। पहला सवाल आशुतोष आपसे ही है। कहा जा रहा है कि केजरीवाल बनारस में फंस गए, पूरी पार्टी को उन्होंने झोंक दिया है। आप भी कैंपेन कर रहे हैं, आज भी मुझे लगता है कई गाँवों का दौरा करके आप आए हैं, और पूरी पार्टी दिल्ली से शिफ्ट होकर
बनारस आ गई है, लेकिन पता नहीं केजरीवाल जीतेंगे, मुझे लगता है। देखिए, ये सवाल तो दिल्ली विधानसभा के पहले तमाम पत्रकार लोग कहा करते थे, हम लोग भी कहते थे, मैं भी उसमें से एक था। लेकिन असंभव को संभव करने का नाम है अरविंद केजरीवाल। जब दिल्ली में उन्होंने चुनाव पर्चा दाखिल किया नई दिल्ली के लिए, तो लोगों ने कहा एक सीट आम आदमी पार्टी जीत सकती, वो भी हार गई। 3 बार की जीती हुई मुख्यमंत्री थी और 25,000 वोटों से वो हार गई। तो आज आप कुछ भी कह लें, 16 तारीख को नतीजे आएंगे तो मैं आपसे बात करूँ। तो आशुतोष, कल पर्चा दाखिल करेंगे अरविंद केजरीवाल, तो उसकी पूरी तैयारी है? क्योंकि नलिन कोहली के चाहने वाले शुभचिंतक बीजेपी के, और टमाटर, अंडे और बाकी इंतजाम हो सकता है, कालिक वगैरह का इंतजाम हो, न इनकी तरफ से ना हो तो इनके शुभचिंतकों की तरफ से हो, किसी और की तरफ से बचने के पूरे इंतजाम है। सुना कि कल काली पट्टी लगाकर आप लोग जाने वाले हैं पर्चा दाखिल करने के लिए। अंडे, डंडे, झंडे, इनसे हम डरने वाले तो है नहीं। हमारे पर गुजरात पे हमला किया, एक बार नहीं कई बार हमला किया गया, हमारे पर भिवानी पर हमला किया गया, हमारे पे दिल्ली पर हमला किया गया, उससे डरने का कोई मतलब होता नहीं। जब आप क्रांति करते हैं तो क्रांति के लिए आपको किसी भी तरीके के बलिदान, किसी भी सेक्रीफाइस पे तैयार रहना पड़ता है। ये इस बात का भी प्रतीक है। 2 तरीके, एक तो ये है कि कहीं ना कहीं अंदर खलबली मची हुई है कि हमारे साथ ऐसा क्या होगा और क्यों डंडे चला रहे हैं। दूसरा ये भी है कि अपने आप एक फांसीवादी प्रवृत्ति है, जिस तरीके के बयानात आ रहे हैं उनसे साफ नजर आता है। लेकिन एक बात आप समझिए कि अगर आपको इस जंग को जीतना, अगर आम आदमी पार्टी को जंग को जीतना है, तो आपको इन तमाम चीजों से, इन तमाम हथकंडों से दूर आर्थिक तौर पर वो सारी बातें ठीक है, लेकिन दिल्ली की जमीन, दिल्ली की राजनीति और बनारस की राजनीति, दोनों में फर्क है। आपने कई जगह गांव में दौरा किया होगा, मुझे लगता है जमीन पर आपको पता चल गया होगा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ना और यहाँ मोदी के सामने चुनाव लड़ना और मोदी को शिकस्त देना बहुत मुश्किल है। आपका नजरिया है कि बहुत मुश्किल है। तो आपके यहाँ से लगातार चल रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी को हराना असंभव नहीं, नामुमकिन, कुछ तरीके की बातें आप चल रही हैं। जानना चाहता हूं, मैं आपसे कह रहा हूँ, भारत का चुनाव भारत के लोकतंत्र का चुनाव है। और एक बात आपको बता दूं, मैंने तो चांदनी चौक में जबरदस्त तरीके से कैंपेनिंग में 50 दिन कैंपेनिंग की। अभी बनारस है, मुझे 4 दिन हुए हैं, और इन 4 दिनों में एक चीज नोटिस किया है, वो ये है कि साइलेंट वोटर इस देश में बहुत ज्यादा है। वो साइलेंट वोटर कि क्या नरेंद्र मोदी को केजरीवाल हरा देंगे बनारस में, या सिर्फ केजरीवाल प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि लगे कि हाँ नरेंद्र मोदी को चुनौती? आप ये चाहेंगे कि आप कहें कि हम प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ रहे हैं? हम आपसे कहते हैं, क्योंकि मेरा स्वभाव आप जानते हैं, मैं कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। मैं कह रहा हूँ 16 मई को आपको नतीजे सामने आएंगे, और जिस तरीके से दिल्ली की विधानसभा चुनाव को लेकर लोग कयास लगाया करते थे और कोई हमको क्रेडिट देने को तैयार नहीं हुआ करता था, आप देखेंगे 16 मई को क्या। चलिए, नलिन कोहली समाजवादी पार्टी के नेता और बाकी लोगों से बात करने से पहले आशुतोष ने जिस ढंग से कहा, एक तरह से चुनौती देने के लिए केजरीवाल आए हैं, और केजरीवाल के साथ पूरी टीम आई है जिसमें आशुतोष भी हैं और उनके पूर्व मंत्री भी हैं, तमाम लोग। और लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी को ये लोग चुनौती दे रहे हैं दिल्ली की तरह, जैसे दिल्ली में बीजेपी के सामने चुनौती की तरह आम आदमी पार्टी थी? वैसे 2 विषय इस बात को सबने स्वीकारा कि दिल्ली में जो जीत हुई आम आदमी पार्टी की, एक ऐतिहासिक जीत थी कि 1 साल 1.5 साल में बनी पार्टी, एक राजनीतिक दौर, अन्ना मूवमेंट भी था उससे जुड़ा, उससे पहले रामदेव जी का भी मूवमेंट था। सबके कारण जो एक मूड बना था देश में बदलाव का, दिल्ली के अंदर में, प्रदेश में, उनको उसका फायदा मिला, वो जीते। लेकिन 49 दिन की सरकार भी चली, और वो एक सरकार का दिल्ली, क्योंकि इन्होंने कहा 2-3 बार, और दिल्ली के उदाहरण से ही वो बनारस पे आ रहे हैं, तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली में अवसर मिला, सीट मिली, और 49 दिन की सरकार में क्या क्या किया वो दिल्ली की जनता और देश की जनता के सामने दिया। अब आ जाइए दूसरी बात, इन्होंने कहा, आपका प्रश्न था टमाटर, शाही, अंडे, नॉमिनेशन होना है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, प्रेडिक्ट कर रहे हैं हो सकता है अंडे, टमाटर और डंडे जैसा। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ आशुतोष भाई। हाँ, मैं उसका बता रहा हूँ कि इनके साथ सियाही के सिपाही चलते हैं। अगर आप पिछले 4-5 देखेंगे इनके इंसिडेंट्स, जहाँ पर एक लाली की शर्ट फटी, अगले दिन उसी धारा में वैसी शर्ट फटी थी, वैसी अरविंद जी, मतलब आप ये करें कि इनके चलते हैं, नॉमिनेशन के लिए आएंगे तो सियाही के सिपाही साथ इनके साथ हो सकता है। क्योंकि आप देखिए ना, योगेंद्र जी के चेहरे पे लगाया तो वो उन्हीं के समर्थक, हमारे ऊपर आरोप लगता है। हम तो अपील करते हैं, सबको लगातार अपील कर रहे हैं कि भाई देखो, जिसका भी जो आए चुनाव लड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरी बात कर लूँ, हम तो अपील करते हैं कि जो भी आए चुनाव लड़े, लोकतंत्र में स्वागत है। हमारे किसी भी व्यक्ति को कोई हिंसक चीज नहीं करनी चाहिए। जहां तक इनको लगता है, यदि ऐसा है, पुलिस से इनको हेल्प मांग ले, नहीं तो हम अपने कार्यकर्ता अगर ये मांगे तो उनको एक दिन। आप जवाब दें
की स्याही के सिपाही चलते हैं। कहा जाता है कि कुछ प्रोपेगेंडा का भी काम आम आदमी पार्टी के कुछ लोग करते हैं। ये कह भी रहे हैं, इन्हीं का इल्जाम है कि स्याही के सिपाही चलते हैं, क्योंकि जब ऑटो वाला हमला करता है फिर केजरीवाल जाके मिलते हैं, पता चलता है वो पहले पर्ची कटा चुका है आम आदमी पार्टी का। तो तैयारी आपकी तरफ से योगेंद्र जी के चेहरे पे भी जो इंक लगा। अब देखिए, ये तो इसमें सिद्धांत है बीजेपी वाले। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, और वो सीधी सी बात ये है कि जिस तरीके से बीजेपी के बिहार के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने स्टेटमेंट दिया है, वहाँ कैसे वो इस बात का साफ प्रतीक है कि जिस तरीके की राजनीति ये कर रहे हैं वो वायलेंस की राजनीति, और इस देश के अंदर उसी तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की गई जिस तरीके से 1948 में गांधी जी की हत्या के पहले माहौल बनाने की कोशिश की गई। आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं उधर जाऊंगा। माहौल नफरत की राजनीति है, ऐसा माहौल बना दो ताकि लोग जो है उसके अंदर कुछ भी करने की कोशिश करें। भाई ऐसा है, खतरनाक राजनीति है, और इसलिए इसका जितना अभी प्रवीण तोगड़िया ने जिस तरीके से एक बार जवाब लेते हैं आशुतोष पाटिल। ज्योत्सना श्रीवास्तव जो यहाँ बनारस के एमएलए हैं, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, तोगड़िया जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, गिरिराज सिंह जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, ये जवाब आपको लगता है गिरिराज सिंह का बयान तो वाकई नलिन कोहली, हालांकि गिरिराज सिंह के बयान पर जाएंगे, बाकी दो मेहमानों से मैं बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी गिरिराज सिंह का हम है। लेकिन मैं जरा आप शायद हो सकता इसलिए है कि गिरिराज सिंह में ठीक है, नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट करके कह दिया कि इस बयान से हम सहमत नहीं है। इससे पहले राजनाथ जी ने कहा, लेकिन राजनाथ सिंह के बोलने के बाद गिरिराज सिंह ने कल फिर कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। तो ये एक पोलराइजेशन की और उसमें हो गई नहीं। भाई देखिए, ऐसा है, ये आरोप लगा रहे हैं, कम से कम कुछ भी हो, ज्ञान इनसे तो हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमने या हमारे पूरे, पहली बात हम तो हिंसा के बिल्कुल फेवर में नहीं है। इस बयान की जो बयान गलत है, लेकिन बच्चों की झूठी कसम तो किसी ने खाई नहीं है ना। कोई भी पार्टी यहाँ बैठी है इनको छोड़ के, पुरानी बात क्या, जो सत्य है सत्य है। ये तो भैया 1948 तक पहुंच गया, मैं तो सिर्फ 3 महीने 4 महीने पहले पहुंचा हूँ। कमलाकर त्रिपाठी जी, इन सब के बीच कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस के उम्मीदवार है अजय राय, उनको तो AK-47 का एक तरह से इंपोर्टर कह दिया गया कि बिहार से AK-47 लेके आया, नया नाम दिया AK-49 में। तब थे एक मिनट आशुतोष जी, मुझे बता लेने दीजिए, मेरे पार्टी के कैंडिडेट की बात हो रही है। एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा और नलिन भाई को भी याद दिलाना चाहूंगा, अजय राय जी पे जब गैंगस्टर तामील हुआ था, यही राजनाथ सिंह जी जो इस समय इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसी कचहरी पर उन्होंने धरना दिया था इसके लिए कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें हैं। और ये बीजेपी वाले ये आरोप लगाए, इस पर तो मुझे हंसी आ रही है, इसलिए कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो चीजें आरोप तय होते हैं, लगते हैं, वो तो पूरे देश भर में लगते हैं। लेकिन पहली बार गुजरात के दंगों के लिए, स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगों के लिए पूरी गुजरात की मशीनरी को, स्टेट मशीनरी को, चीफ मिनिस्टर से लेकर के उनके डीजीपी से लेकर के जवाब लेते हैं और उसके बाद आएंगे कि कांग्रेस इन सब के बीच का। ये तो सही है कि अचानक अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अजय राय का अतीत खंगालते हैं और उसके बाद कहते हैं AK-47 वो बिहार से मंगवाया और पुराने फाइल खाते के साथ हिस्ट्री शीट को खोलने आ जाते हैं। लेकिन जब वो ये सब कर रहे थे, आपकी पार्टी में थे और राजनाथ सिंह के करीबी थे। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये सारे बीजेपी और संघ का, हाँ, एक मिनट, जो भी आप कहें, संघ का हो, बीजेपी का हो, तथ्य है। जब तथ्य उजागर हो गए तो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की जबान पर क्यों लगाम लग गई? और क्या कर रही है ये सरकार? क्या जैसे व्यक्ति के ऊपर, इसलिए हम कह रहे हैं, बाकी हम तो मानते ही हैं कि AK-47 के बचाव में AK-49 आ गए, क्योंकि ये विषय जो है इनसे हो ना हो ये जरूर उठा रहे हैं। ये बात तो है ना कि आप बेचैनी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चूंकि उम्मीदवार हैं, वो हारेंगे जीतेंगे क्या होगा फिर मैं उनसे पूछूंगा और 16 तारीख को तय होगा। लेकिन आप वो फाइल खोलने बैठ गए या वो पुरानी बात लेकर आ गए अजय राय के खिलाफ, जो बहुत पुरानी थी जब बीजेपी में थे। शायद आप जैसा कि कहा उन्होंने कि तब राजनाथ सिंह ने बचाव किया था। शायद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देखा होगा, उससे पूर्व एक प्रसिद्ध चैनल इंडिया टीवी पे पूरी स्टोरी आई थी, संज्ञान हुआ, तथ्य जुड़ गए। इसीलिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब चैनल पे आ गई बात, सार्वजनिक से रूप आई, उसके बाद तथ्य अगर आ गए सामने, उसको रखा गया। और तब भी बिहार के डीजीपी जब गैंगस्टर लगा था तब तथ्य सामने नहीं आए थे। भाई ऐसा है, तब आपकी पार्टी में थे। देखिए ऐसा है, मैं बोल रहा हूँ, आप एक ही लाइन पूछिए, हमारी लाइन की जगह इतना तो जरूर बता दे, सोनिया जी और राहुल जी क्यों नहीं बोले? मतलब क्या वो कहते कैंडिडेट अच्छा है? इसी तरह से इनकी पार्टी में कोई है तो वो पुण्यात्मा है, और यही चीज शायद इनके साथ भी है। हमारे यहाँ कांग्रेस खराब है, लेकिन अलका लांबा जब ज्वाइन करती हैं तो वो अच्छी हो जाती हैं। बीजेपी के एक विधायक गुजरात से ज्वाइन करते हैं, मैंने केशु भाई कलसरी,
जब ज्वाइन करते हैं वो बीजेपी के होने के बाद भी उनकी पार्टी में जाते हैं तो गंगा स्नान कर लेते हैं। एक लाइन अभी होता है, हाँ, एक होता है जो बहुत सारे लोग इन्होंने बहुत सारे इंपोर्ट किए हैं, 60 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट नहीं, हमारे यहाँ तो जगदम्बिका पाल जी जो जिनको हम लोगों ने वो किया वो जिस मैं कुछ कहना चाहूंगा। कैबिनेट में बाबूलाल बुखारिया उसका भी जवाब दे देता हूं। फीस के घोटाले में 3 महीने की कैद बामुशक्कत का आदमी हो, वो अगर हिंदुस्तान के बारे में ये कहे कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो सबको जेल भेज दूंगा, ये हास्यास्पद है, झूठा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं कुछ कहूंगा, एक मिनट, इन्होंने इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, एक शब्द इन्होंने झूठा वर्ड यूज किया और मैं अभी कह रहा हूं इस भारत के राजनीतिक इतिहास में बच्चों की झूठी कसम खाने वाले सिर्फ केजरीवाल जी ज्ञान ना दे। ये बहस येदियुरप्पा और बुखारिया और हम तो कह रहे भाई ये बहस होनी चाहिए, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, यही तो है। अरे गंगा किनारे कुछ सत्य तो बुलवा दीजिए इनसे। बनारस पे आ जाइए अजीत भाई। चलिए, मनोज राय समाजवादी पार्टी के आपके मंत्री हैं, कैलाश चौरसिया, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। सुनते हैं कि वो चुनाव लड़ते, प्रचार कम है, जब यहाँ आते हैं पार्टी दफ्तर में आराम करते हैं, सोते हैं, फरमाते हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है। एक खबर मैंने देखी, 5 दिन पहले एक पत्रकार उनको फोन किया कि चौरसिया जी आप कहाँ हैं? उन्होंने कहा मैं कैंपेन कर रहा हूँ। वही पत्रकार कुछ देर के बाद पार्टी दफ्तर के बाहर से गुजरा, पता चला कार खड़ी है, पता चला चौरसिया जी सो रहे हैं। 2 दिन पहले एक अखबार में खबर छपी। तो लगता है वो पहले मान चुके कि सोने में भलाई है, प्रचार में मेहनत क्यों करें, मशक्कत। देखिए ऐसा है कि मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है कि आप इतने सीनियर पत्रकार हैं और ऐसी बहस चला रहे हैं यहाँ बैठ के। अच्छा, आप केजरीवाल को लड़ा रहे हैं मोदी से, हमको आश्चर्य हो रहा है। केजरीवाल का यहाँ है क्या? से लड़ने आए नहीं है, नहीं है क्या यहाँ? अरे भाई है क्या? समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, विकास के रास्ते पूरी तरीके से खुले हुए हैं और आप केजरीवाल को यहाँ मोदी से लड़ा रहे हैं। जो हमने, आप देखिए पुल बन रहा है यहाँ से, अभी शाम से आप देखे होंगे पुल बन रहा है। बनारस में पहले भी आप आए होंगे, कितनी सड़कें चौड़ी हो रही हैं, लगातार सड़कें चौड़ी हो रही हैं। और सुन लीजिए, लगातार बनारस में 95 के बाद अभी तक इनका महापौर अभी तक हैं। आप कहीं देख लीजिए, कहीं सफाई आपको दिखाई नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी की। चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार है, बनारस में कई सालों बाद आया हूँ, 6 घंटे बनारस मैंने घूमा है। काशी ऐसी नगरी है जो कहा जाता है शिव के त्रिशूल पर है, इसका इतिहास है। कई बार कहा जाता है, पुराणों में कहा गया है पृथ्वी से पहले काशी की उत्पत्ति हुई और ऐतिहासिकता, साहित्यिक धरातल पर काशी का कोई जोर नहीं। लेकिन काशी में अगर आप घूमेंगे, इतनी गंदगी, ऐसी हालत, सड़कें, ये सब भारतीय जनता पार्टी के मेयर साहब की देन है। यूपी में सरकार आपकी किसने? सरकार मेयर साहब की। अगर हम मेयर के खिलाफ कोई दंड के मेयर के खिलाफ अगर कोई दंड अगर हम कार्रवाई करें, नहीं, अगर मेयर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई हम करें तो इनको ये लगेगा कि नहीं क्या हो गया। विधायक कुछ कह रहे हैं, भाजपा में कई बात ये कही गई। देखिए, हम तो मानते हैं कि औपचारिक अनौपचारिक रूप से दोनों जो है एक साथ अगर चुनाव लड़ ले, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही एक दूसरे के समर्थन में होते हैं, फिक्स्ड मैच है। कोई सोनिया गांधी जी के सुन लीजिए भारतीय जनता पार्टी के महानगर के प्रवक्ता है ना, इन्होंने कहा, मैं सुन रहा था, मैं अपनी बात ही नहीं कही। इन्होंने कहा कि हमारे कोई कार्यकर्ता ईंट नहीं फेंकते। भारतीय जनता पार्टी के महानगर के प्रवक्ता ने कंपनी गार्डन जो मैदागिन चौराहे पे है, वहाँ ये लोग गए, प्रचार करने नहीं करने दिया। ये लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं कि हम ही लड़ रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई स्थिति नहीं है। अच्छा, चलिए जवाब हम ही लड़ रहे हैं। इतना कह मतलब आप कह रहे हैं कि जो उन पे अंडे, डंडे और कालिक फेंका जाता है, सब मिली भगत है, दोनों लोगों की मिली भगत है। बनारस में चुनाव लड़ना है, बात दिल्ली की करेंगे। अब सुन लेते हैं जरा। भाई मैं इतना ही कहूंगा, अपने उत्तर प्रदेश में कानूनी प्रशासन को भैंसों को ढूंढने के लिए लगाया जाता है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। मैं बोलना चाहता हूँ इतनी देर से, वो मेरी बात फरारी का 6 महीने यहाँ नहीं सुनवाई हो रही। नरेंद्र मोदी जी के यहाँ का। एक मिनट, हाँ जल्दी। मैं कह रहा हूँ भाई, सुनवाई का नाम मैंने क्या लिया, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। मैं बात लगातार कह रहा हूँ कि देखिए, ऐसा इनका फिक्स्ड मैच है क्या, साथ है क्या, रायबरेली में कौन है? चलो आप इनसे पूछिए। हम गोडसे के साथ नहीं है। एक मिनट,
हम गोडसे के साथ नहीं है, फिर देख लीजिए, मैं तो हम गांधी के साथ हैं, और देख लीजिए, हम सरदार पटेल के साथ हैं, वो सरदार पटेल नहीं। अरे जो ये बेच रहे हैं। मनोज राय जी, आजम खान का बयान आपने पढ़ा? हाँ पढ़ा है, सुनाइए। हाँ सुना है। ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता क्या आजम खान ने गलत कह दिया? क्या वीर अब्दुल हमीद कोई वीर अब्दुल हमीद का योगदान नहीं है देश की लड़ाई में? अजीत भाई एक शेर याद हाफ आ रहा है। पैंट पहनने वाले आरएसएस के लोग मनोज जी जो लाठी लेकर के शहरों में मुस्लिम इलाकों में घूम के धमकाने का बात करते हैं, ऐसे लोगों का इलाज समाजवादी पार्टी करती है। अब जवाब लेते इनकी हैं। एक शेर सुन लीजिए के ऊपर, एक शेर सुन लीजिए, एक शेर सुन लीजिए। सुनाइए भाई। उनकी गुजारिश है कि वफा की हमसे जिज्जत तो देखिए, गांधी के कातिलों की हिम्मत तो देखिए। क्या बात। चलिए नलिन कोहली जवाब मैंने दीजिए, तो लेकिन पहले ही बनारस कहा के संदर्भ में। मैंने पहले ही कहा कि दोनों के दोनों मिले, इनके शेर शायरी और शब्द दोनों मिलते हैं। दूसरी बात अरे है भाई, कि मैं बोल रहा गलत हूँ, चीज बात से देख लीजिए, मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, ये बीच में टोकते हैं। जब मैं दूसरा बोलता हूँ तो वो बोलते थे, चांस से बोलते हैं। भाई देखिए, ऐसा है, बनारस की जनता और देश की जनता इनके शालीनता को सामने देख रही है। मैंने तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहा, पुलिस को भैंस ढूंढने जरूर भेजा जा सकता है, किसी को रोकने में, गुंडागर्दी रोकने में नहीं है। और बाकी ये विकास की बात कर रहे हैं, वो है ना यहाँ पर विकास। गुजरात से 50 ना, आप सुन तो लीजिए, गुजरात लैंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं और सुन लीजिए, गुजरात से 50,000 लोग आके यहाँ प्रचार कर रहे हैं। आपको पता है कि पिछले एक साल में, पिछले साल की तुलना में 48% जिस सूबे में बलात्कार ज्यादा हुआ हो, उस सूबे के मुख्यमंत्री के पिता किस तरह से बलात्कारियों की पैरवी करते नहीं, हैं। नहीं, नहीं, लड़के नहीं, नहीं, हैं, सुन लीजिए। लड़के के देखिए, इसलिए सुने, हमारे लड़के। इसलिए नेताजी ने कहा कि जो लड़के लड़कियां साथ रहते हैं और आपस में जब बुराई, आपने हरजन उत्पीड़न केस नहीं देखा है उत्तर प्रदेश में? चलिए, आप इनको मुझे जिस तरीके से दहेज उत्पीड़न का, जिस तरीके से दहेज उत्पीड़न की बातें खराब हो रही है। आशुतोष जी, एक वाक्य ढूंढूंगा एंड आई विल, उसके बाद आप जरूर बोलिए। मैं इतना कहूंगा, बड़े शर्म की बात है कि मुंबई के शक्ति मिल्स रेप केस के मामले में जो बयान था मुख्यमंत्री, नाम लिया था नेताजी ने? मैंने नाम लिया था, आप नाम बताइए। मुरादाबाद में खड़े होकर नाम नहीं लिया था। 3 लड़के हाँ। यहाँ के, देखिए ऐसा तो है, आप नहीं जानते कौन से 3 लड़के हैं? लेकिन उस बहस पर हम उस पर दुख की बात है, कौन सा महिला सेफ होगी? कोई नहीं जानते। बहस कर चुके हैं उस पर। मुझे पता है कि आप उसकी सफाई देंगे, क्योंकि आपके नेताजी ने कहा है, जाहिर है। नहीं, नेताजी ने सही कहा है, हम समाजवादी औरत आदमी में, औरत मर्द में भेद नहीं करते। हम समाजवादी औरत मर्द में भेद नहीं करते। मैं समझ गया। आशुतोष, जो हमारे पास जानकारी है उसमें आपकी पार्टी के जो लोग अरविंद केजरीवाल के पक्ष में प्रचार करने आए हैं, उसमें प्रोफेसर आनंद कुमार, आशुतोष आप खुद उम्मीदवार भी रहे, कर्नल सहरावत, गोपाल राय, राखी बिडलान, अखिलेश त्रिपाठी, प्रशांत भूषण भी पहुंच रहे हैं, और उसके बाद और बहुत सारे ऐसे नेता, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, तमाम नेता जो आपकी कोर टीम है, वो कोर टीम बनारस में कैंप कर रही है, शायद 12 तारीख तक रहे। लेकिन आपने 400 से अधिक टिकट बांटे, सबको छोड़ दिया ऐसे, और सब बेचारे परेशान हो रहे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा टिकट वापस कर चुके हैं। तो आप भी एक व्यक्तिवादी पार्टी नहीं चला रहे हैं कि एक व्यक्ति को जिताने के लिए पूरी पार्टी यहाँ 1 महीने कैंप करेगी, और 400 लोगों सारी की सारी बहस आप नकली कर रहे हैं, नकली कर रहे हैं। बिल्कुल नकली बहस। असली बात आप इस बात, जो बात सवाल आपने उठाया, आप आज बनारस की सड़कों पर चले जाइए। एक मिनट, मैं आपके सवाल के बाद, एक मिनट, मैं इसलिए, असली सवाल क्या है इस शहर के अंदर, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। देखिए अजीत जी, सारे लोग बोल रहे थे, मैं बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। एक मिनट, मैंने सवाल पूछा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा ना। मैं आपके सवाल जब मैंने कहा, सारे लोग बोल रहे थे, मैंने बीच में किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। अगर इस शहर के अंदर अभी मेरे साथ बाहर निकलिए और जरा पूछिए कि बनारस की सड़कों का हाल क्या था, और अभी 15 दिन पहले जिस तरीके से सड़कें बनाने का काम शुरू किया गया है, पिछले 20 साल से यहाँ पे बीजेपी की लोकल बॉडीज के अंदर बीजेपी है। यहाँ पे कई बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है। बनारस का जो हाल है, उस बनारस आज रो रहा है, करा रहा है। मैं जवाब इस बारे में बातचीत कोई नहीं करना चाहता। बलात्कार को जस्टिफाई किया जा रहा है, मुसलमानों को घरों से बाहर निकालो, तोगड़िया जी साहब कहते हैं ये नकली बहस है। और आप कहते हैं एक मिनट, ये, और आप लोग, एक मिनट अजीत जी, और आप मुझसे सवाल करते हैं, भाई हमारी पार्टी के नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम सब जाएंगे उनकी मदद करने के लिए। एक मिनट अजीत जी, जब हम लड़ते हैं चुनाव, तो वही अरविंद केजरीवाल हमारे लिए रोड शो करते हैं, तो हमारा फर्ज नहीं बनता उनके लिए जाने के लिए। दूसरी बात, 400 से ज्यादा, अरे एक बात अजीत जी सुन लीजिए, और उसके एक मिनट, मैं तमाम मीडिया पर एक सवाल खड़ा करना, व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है कि एक व्यक्ति के पीछे उनके चुनाव प्रचार के लिए पूरी पार्टी यहाँ 1 महीने मैं आज ये कह सकता हूँ
मैं आज ये कह सकता हूं अरविंद केजरीवाल से मतभेद रख सकता हूं, लेकिन नलिन कोहली नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शब्द बोलकर पार्टी में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने मेरे सवाल दे रहा हूं, आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो आदमी ये कहता है कि आम आदमी पार्टी एक व्यक्तिवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, उसको आम आदमी पार्टी की फंक्शनिंग का अंदाजा नहीं है। हम लोग जिस तरीके से पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के अंदर बैठकर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल से मतभेद रखते हैं, आज की तारीख में मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी भी नरेंद्र मोदी से मतभेद रख के पार्टी सर्वाइव नहीं कर सकती। मैं जवाब दूंगा। ब्रेक के बाद नलिन कोहली आपके पास जवाब के लिए आएंगे, लेकिन यह सवाल तो बनता है कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में प्रचार करने के लिए अगर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी यहाँ मौजूद है, 400 सीटों से ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से दर्जन भर उम्मीदवार अपना टिकट वापस कर चुके हैं, लेकिन केजरीवाल के लिए बनारस की लड़ाई इतनी अहम है कि पूरी पार्टी यहाँ मौजूद है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो आशुतोष ने कहा, मैंने भी पहले उठाया, बनारस की सड़कें, बनारस की गलियां, आप बनारस घूमने निकलेंगे लगेगा नहीं यही वो शहर है जिसका ऐसा अतीत है जिस पर पूरा देश गर्व करे, लेकिन इस शहर का जो हाल है देखेंगे तो मैं तो शर्मिंदा हो गया 6 घंटे में, लेकिन बनारस के लोग शर्मिंदा नहीं है, बचाव करते हैं अपनी सरकारों का। काशी के 80 घाट पर हमारे साथ हैं नेता अलग अलग पार्टियों के, आम आदमी पार्टी के आशुतोष, बीजेपी के नलिन कोहली और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नुमाइंदे भी। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, कल अरविंद केजरीवाल यहाँ होंगे, नामांकन दाखिल करेंगे, परसों नरेंद्र मोदी होंगे बनारस में, लेकिन क्या होगा मोदी का भविष्य? मोदी को क्या चुनौती दे पाएंगी कोई पार्टी? क्या केजरीवाल मुकाबला कर पाएंगे मोदी से, या बीजेपी के सामने कांग्रेस, बीएसपी और बाकी पार्टियां मोदी को चुनौती नहीं दे पाएंगी? इसी सवाल पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में माफ करें काशी के 80 घाट पर हमारे साथ कई नेता हैं। हम एक बार फिर वापस लौटते हैं। नलिन कोहली, जिस ढंग से एक तरह से वार रूम बनाकर अमित शाह ने पूरी तैयारी की है और नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द बनारस में नरेंद्र मोदी किसी भी ढंग से जीते और बहुत बड़े फासले से जीते, इसकी तैयारी तो जरूर की है, लेकिन पिछला जो चुनाव है जिसमें बहुत कम फासले से मुरली मनोहर जोशी जीते 17-18 हजार वोटों से, इस बार ऐसा क्या करिश्मा होगा कि आपको लगता है जो मैं सुन लीजिए कि अमित शाह ने कहा कि मोदी जीतेंगे और सुनामी आएगा, तो ऐसा क्या करिश्मा होगा? भाई पहली बात है कि आप मुझे पिछला के 2009 के पूरे चुनाव में बता दीजिए कितनी ऐसी रैलीज रही होंगी जहां पर इतने लाखों की संख्या में लगातार लोग आते गए, जैसे मोदी जी के लिए आ जा रहे हैं। कोई रैली मुझे बता दीजिए जहां बम फटा हो और वहां पर जनता उत्सुक है मोदी जी को सुनने के लिए, भागने के लिए नहीं। लेकिन जनता में कंसर्न है नलिन कि जीत के यहाँ से सांसद रहेंगे या बड़ौदा चले जाएंगे? एक मैं पहले बात कर रहे थे आप सुनामी, तो मैं सुनामी की बात पूरी कर रहा हूँ ब्रेक से पहले, तो इसीलिए अमित शाह जी जो बात कह रहे हैं वो सिर्फ जो जनता में दिख रहा है वही हम कह रहे हैं। 16 मई तक रुक जाते हैं, चुनाव के परिणाम आएंगे, फिर विश्लेषण कर सकते हैं कि बातें सही कितनी थी, क्या वो जन समर्थन था, सारी बातें करेंगे। दूसरी बात है, इन्होंने अभी कहा कि आशुतोष जी ने कि हमारी पार्टी में मोदी जी के खिलाफ अगर खड़े हो जाएंगे तो ऐसा होगा। देखिए लोकतांत्रिक कई पार्टियां जो परिवारवाद वाली पार्टियां होती है उनमें जो है परिवार तय करता है, और 2 उदाहरण तो कम से कम यहाँ है, समाजवादी पार्टी बैठे हुए और कांग्रेस पार्टी बैठे हुए। तो ऐसा है और बाकी लोग क्या है, मोदी जी जैसे सही है चाय वाले के राजनाथ सिंह, और वो पहुंचे एक सेकंड साहब देश के अध्यक्ष बने राजनाथ सिंह जी। उनका लड़का प्रदेश का सचिव है, देखिए लंबी बात, उनका लड़का प्रदेश का सचिव है, हिमाचल के आपके मुख्यमंत्री का मेरे पास लंबी लिस्ट है, लेकिन उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। चलिए बात करें देश के प्रदेश की, मतलब बनारस पार्टी की अजय भाई बनारस में मैं यही आपको कहना चाहूंगा। आपने बनारस एक करके, हाँ बनारस की आपने बात कही है, बनारस की आप जो बात कर रहे हैं लगातार, ये इस पार्टी मोदी जी कौन सी सीट पे रहेंगे ये आपको अभी मोदी जी का प्रचार तो स्टार्ट हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ, बनारस की जनता भी जानना चाहती है। एक मिनट कमला कर, नलिन एक मिनट, बनारस की जनता, रोने वाली बात नहीं है, रोने वाली बात है, ना रोने वाली बात है ना हंसने वाली बात, हंसने वाली ही बात है। कर दिए एक मिनट, देखिए ऐसा है नलिन मैं आप हंसने पे रोक लगा दे रहे हैं। हंस नहीं सकता। एक मिनट जरा एक सवाल तो यह है कि बनारस की जनता अगर मोदी को वोट देगी तो बनारस की जनता चाहेगी कि बनारस की तस्वीर बदले, तकदीर बदले, और जो बनारस का बुरा हाल है घाटों का, सड़कों का, गलियों का, उसकी तस्वीर बदले।
क्योंकि बनारस की जनता इससे निजात पाना चाहती है। सवाल यही उठता है कि अगर मोदी बनारस से जीते, अगर जिस पर इन्हें एतराज होगा मेरे अगर पर जीते तो हमें भी एतराज है, रहेंगे इन्हें, मतलब आप तीनों। मैं पहले 3 बातें बता, या बड़ौदा चले जाए, आप एक बनारस से कितना प्यार? सवाल मुझसे है, समाजवादी पार्टी हमने आउटसोर्स नहीं किया अपना काम, जैसे कांग्रेस और आप एक दूसरे जवाब दीजिए। आउटसोर्स कर रहे हैं भाई, आप खुद ही आउटसोर्स बना हुआ है। एक कोई से बात नहीं हो पाएगी मनोज जी। हाँ चलिए, ऐसा है। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा, मोदी जी को लेके सबकी राजनीति हो रही है, कोई महंगाई की बात हो रही है, कोई भ्रष्टाचार की बात हो रही है। 1 मिनट, मोदी जी का नाम अगर कोई ये नहीं लेंगे तो कोई बात ही नहीं। मैंने सवाल विकास की बात आइए, विकास के मुद्दे पर अगर बनारस को उम्मीद है तो क्या मोदी जीतेंगे? तो विकास पे आइए। साबरमती की क्या हालत थी, आज साबरमती नाला नहीं, मैंने सवाल पूछा कि अगर मोदी बनारस से जीतेंगे, बड़ौदा से भी जीतेंगे, बनारस की जनता उम्मीद से उन्हें वोट देगी, विकास देगी, मोदी बनारस से सांसद रहेंगे या जीतने के बाद बनारस छोड़ेंगे, बड़ौदा? ऐसा है, मैं आपको पहली बात बता रहा हूँ, विकास की बात थोड़ा अलग कर दें और कौन सी सीट की बात है थोड़ा अलग कर दें। विकास नहीं करेंगे। 1 मिनट, विकास में मणिनगर जाकर देख लीजिए आप, मोदी जी गुजरात से लड़ेंगे। 1 मिनट, सिर्फ गुजरात से लड़ेंगे तो सारे लोग कहेंगे नहीं सिर्फ सेफ सीट है। लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। पार्टी ने तय किया है वाराणसी से लड़े और मोदी जी के क्या विचार है सुनेंगे। लेकिन बनारस की जनता अगर किसी उम्मीद से मोदी को वोट देगी, क्योंकि देश में बदलाव की आंधी चल रही है, बनारस की दशा बदले, लेकिन नलिन कोहली कहने की स्थिति में नहीं है, तो बनारस की जनता आप सुन लीजिए, बनारस के दर्शक भी आप सुन लीजिए, तय नहीं है कि जीतेंगे तो मोदी कहाँ के सांसद रहेंगे और कहाँ से इस्तीफा देंगे। गलत है, क्योंकि नलिन कोहली कहने की स्थिति में, लेकिन अभी जीतने की बात भी हाइपोथेटिकल है। 1 मिनट अजीत जी, मैं एक जेन्युइन क्वेश्चन रेज करना चाहता हूँ। जवाब लेता हूँ, बोलने का लेकिन एक ऐसा है, बात का जवाब ही दूंगा। 30 सेकंड आप ऐसा है, मोदी जी के शायद ये नए स्पोक्समैन बनना चाहते हैं, बोल लें। मोदी जी के स्पोक्समैन में नहीं बनना चाहता हूं। जवाब दे रहा हूँ, जवाब देना चाहते हैं, इनका जवाब दे रहा हूं। इनका जवाब लेता हूँ, आ रहा हूँ, लीजिए 30 सेकंड। भैया ऐसा है, मैं पहली बात स्पष्ट कह देता हूँ, मोदी जी ने कई चीजें सांकेतिक की है। देश में इस वक्त प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हो रहा है और बदलाव के लिए चुनाव हो रहा है, तो ऐसा है बनारस की जनता एक आउटसाइडर को वोट देगी, जिससे उम्मीद रखेगी कि बनारस में पैराशूट की बात की है इनके पार्टी ने। कमलाकर जी फिर जवाब दे, पैराशूट हमारा नेतृत्व नहीं है, हमारा नेतृत्व यहीं से है। जवाब देने के मैं कहने जा रहा हूँ, देखिए आज जो बनारस का मुद्दा है, जो हर दिल में एक चीज उठ रही है कि बनारस को किराए की कोख की तरह ट्रीट किया जा रहा है। दे आर ट्रीटिंग इट लाइक सर्वेट मदर एंड सिंस लॉन्ग शीश चंद्र दीक्षित से लेकर के मुरली मनोहर जोशी तक, अब नरेंद्र मोदी और आदरणीय कमलाकर जी 91 के पहले बनारस में जितने सांसद थे सब कांग्रेस के थे, और ये घाटों सड़कों गलियों की हालत कोई 91 के बाद खराब नहीं हुई है। 1 मिनट, जरूर खराब हुई है। जहाँ के सांसद 1 मिनट, और जहाँ सरकारें भी जिस सूबे में रही है, जो मेंटेनेंस आप देख पा रहे हैं आज भी वो कांग्रेस के ही समय का है। पिछले 20 सालों में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। देखिए बनारस के सवाल एक एक करके बनारस के सवाल पे जो इनकी राय है, जो इनके नेता उनकी राय है, शहर में 6 घंटा आप घूमे, कहीं आपको नहीं लगा होगा कि लोकसभा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, हर जगह आपकी बार मोदी सरकार। लेकिन हमें नहीं, सुन तो लीजिए, नहीं, आप सुन तो लीजिए, बनारस के साथ खिलवाड़, उनके बेटे बनारस के साथ खिलवाड़, सुन तो लीजिए आप, बनारस के साथ खिलवाड़। ये जब रैली करने आए तो इन्होंने नारा दिया हर हर मोदी, विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ से भी बढ़ते हुए ये बात करने लगे। और सुन लीजिए, मुझे लगता है मुझे मुद्दा होना चाहिए, लेकिन बनारस होना चाहिए आपको तो कहने हम करा रहे हैं विकास, क्योंकि आपकी सरकार पहले देखिए आपकी निगाहें दूसरी तरफ मुड़ गई हैं। मेरी निगाहें आप केजरीवाल और इधर आप और भाजपा की तरफ देख रहे हैं। आप जब दिल्ली से एयरपोर्ट से उतरे होंगे तो आपको सड़कें चौड़ी मिली हैं। आप जब कैंट स्टेशन के सामने चले तो सड़कें चौड़ी मिली हैं। लेकिन जहाँ आंकड़ी गलियां हैं, विकास नहीं हुआ, उसके लिए वहाँ ये है नगर निगम। आशुतोष, एक सवाल ये भी उठता है, आप जवाब दे उससे पहले। अच्छा एक बात बताइए, 1 मिनट, नगर निगम से क्या महंगाई बढ़ी है देश में? क्या बेरोजगारी नगर निगम से बढ़ी है? क्या भ्रष्टाचार नगर निगम से बढ़ी? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? बनारस के विकास की बात हो रही है यहाँ पर। गजब हाल है भाई। देखिए देश की राजनीति दिल्ली में कराइए। पूरे मौके पर शांत बैठा हुआ था, लेकिन बड़ी हास्यास्पद बात है कि आज उत्तर प्रदेश जो देश की राजनीति को चलाने का काम किया करता था, जिसने इस देश को 5 प्रधानमंत्री दिए, और जिस बनारस में पूरी दुनिया को नाश हुआ करता था, जो हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का एक आध्यात्मिक केंद्र हुआ करता था,
आज उस बनारस की सड़कों के बारे में समाजवादी पार्टी ये करी चौड़ी चौड़ी सड़कें, चौड़ी किया है बनारस, हमने चौड़ी किया है। अरे भाई आप देखिए तो, और बीजेपी के आप ठीक से देखिए, आप देख नहीं रहे हैं ठीक से, खड़ी हुई जनता आप ठीक से देखिए, अब आप देख नहीं रहे हैं। मैं गाँव में था, वहाँ बिजली नहीं है। किस गाँव में बिजली नहीं है? नाम बताइए आप हमको। अरे नाम को बताइए भाई, आप नाम बताइए, बात इनको बताने दीजिए, नहीं इनको बताने दीजिए, आप नाम बताइए हमको किस गाँव में सुनना पड़ेगा। लो सुनना पड़ा, बिजली गई। और देखिए दर्शक, और देखिए बिजली उधर है, बिजली उधर है, पूरे यहाँ लोकल फॉल्ट हो सकता है, नहीं लोकल फॉल्ट हो सकता है, लोकल फॉल्ट हो सकता है। घाट अंधेरे में वो हमारे चल रही है, वो पूरे जनरेटर पर लाइट दे, बनारस के घाट पूरे चमक रहे हैं, बिजली की बनारस के पूरे घाट चमक रहे हैं। और लोकल फॉल्ट हो सकता है, कहीं फ्यूज उड़ सकता है, कोई तार शॉर्ट कर सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई। चिल्लाकर आप जो सच्चाई उसको झूठ नहीं भाई आप बताइए तो किस गांव में बिजली नहीं है? मैं बता रहा हूँ, इस 2 साल में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जितना किया है उतना विकास कार्य पिछली सरकार जिसको ये सपोर्ट करते थे सालों से कभी नहीं कर पाई। मैं जरा गुजरात मॉडल पे पानी नहीं है, कहाँ है? आप सुनिए, इन्होंने दिल्ली में नहीं, इन्होंने पानी नहीं की बात करा, इन्होंने दिल्ली में कुछ 100 लीटर पानी दे करके, आप दोनों रुकेंगे, सवाल सुनेंगे। एक तो सुन लीजिए, इन्होंने एक बात, हम एक सेकंड मनोज, इन्होंने दिल्ली में कुछ लीटर पानी दे करके पूरे देश में चर्चा पाए हैं। मनोज जी, हम किसानों को नहरों से पानी देते हैं मुफ्त, एक सवाल सुनिए, हम अपने ट्यूबवेल से पानी देते हैं मुफ्त। मनोज जी, वो किसान जो इस देश की रीढ़ है। आप सवाल सुनिए कि मैं बनारस आया, काशी के घाट पर एक होटल में गया, 6 घंटे वहां बिजली नहीं थी, उस होटल में जनरेटर से सप्लाई नहीं थी और वो होटल हमें खाली करना पड़ा। और अभी शूटिंग के दौरान पूरे घाट पर अचानक अंधेरा आया, पूरे में नहीं भाई, आप देखिए तो, लेकिन सिर्फ बिजली की बात क्यों हमको नहीं समझ में आ रहा है? आप उधर तो देखिए थोड़ा। मनोज, गंगा जी पे बैठे और बात कर रहे हैं, जिसको जोशी जी ने रोकने का काम किया है, गंगा जी की बात कर रहे हैं, गंगा जी को मुरली मनोहर जोशी जो पूर्व सांसद थे रोकने के लिए। सेकंड फेज अब हम चुनाव पर आते हैं, अब हम चुनाव पर मैं जरा गुजरात में भी बोल रहा हूँ, गुजरात में मैं अभी बात नहीं करूंगा, वो साबरमती की बात करते हैं, 2 महीने से हम बात कर रहे हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, उनका डीजीपी 6 महीना भागा रहता है, फरारी काटता है। जो सच्चाई आंखों से दिखाई पड़ती है, मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम खत्म होने के बाद अजीत जी अपना कैमरा लेकर चलें और हम समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेताओं के साथ चलना चाहूंगा और बताऊंगा कि बनारस के अंदर सड़कों का क्या हाल है, बिजली का क्या हाल है, घाटों का क्या हाल है, गरीबी का क्या हाल है, गंदगी का क्या हाल है। सिर्फ कैमरे के सामने चिल्ला देने सच्चाई नहीं बदल सकती। नेता खुश हो जाएंगे आपकी पार्टी के, लेकिन बनारस के लोग और गुस्से में दांत बीच रहे होंगे इस वक्त। एक सवाल बोला जा रहा है, उसी से काउंटर क्वेश्चन, उसके बाद तुरंत आ रहा हूँ आशुतोष। लेकिन अरविंद केजरीवाल, पहले तो कौन जीतेगा हारेगा हम उस पर कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुदा नु खास्ते अगर चमत्कार हो जाए, जिसकी पहले मुझे आपकी भाषा पर आपत्ति है, मैं कह रहा हूँ अगर मैं आपकी, क्योंकि आज चलिए अरविंद केजरीवाल जीत जाए, चलिए जीत जाए, एक मिनट, कोई भी कार्यक्रम इस पूर्वाग्रह पे आप नहीं कह सकते हैं। नहीं, अगर जीत जाए खुदा न खास्ता, आप बनारस के लोगों के विवेक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, और ये हमने बनारस में 400 लोगों से हमने भी बात की है, लेकिन चलिए माफी की बात के अंदर, इस देश के अंदर इंदिरा गांधी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हार चुकी है, ठीक ही बात के अंदर संजय गांधी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हार चुके हैं, इस देश के अंदर बड़े बड़े नेता हार चुके हैं। तो यहाँ मोदी हार जाएंगे आपके हिसाब से, ये कह रहे हैं? आप पहली बात तो ये है, अंदर हिम्मत होती तो सिर्फ बनारस से चुनाव लड़ते, बड़ौदा चुनाव लड़ने काम नहीं करते। ये सैद्धांतिक रूप से गलत है। अगर आप 2 जगह चुनाव लड़ने का मतलब ये कि आपको इस बात का डर है कि आप एक जगह चुनाव हारेंगे, चलिए जवाब आप दूसरी जगह लड़ रहे हैं। चलिए जवाब ने पहले अनाउंस किया था, जहां से गुजरात के बाद चुनाव लड़ेंगे हम वहां से उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे। हमने जब बनारस का ऐलान हुआ उसके फौरन बाद भाग के चले गए बड़ोदरा। क्यों ऐसा किया? जवाब अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप लोकप्रिय नेता है, अगर आप अपने आप को सर्वप्रिय नेता मानते हैं, जवाब लड़के दिखाइए ना। तो जवाब लेते क्यों जा रहे हैं? जवाब लेते कम है। बिल्कुल ऐसा है। चुनावी भाषण जब अब समाप्त हो गया, कुछ तथ्यों पे आ जाते हैं। यदि केजरीवाल जी में इतनी हिम्मत होती तो वडोदरा से लड़ जाते। एक मिनट साहब, मैंने आपको टोका नहीं, मैंने टोका नहीं। अब आप मेरी बात सुन लीजिए। 2 जगह दूसरी बात, पहली बात मत टोकिए मेरी, जल्दी। दूसरी बात में जल्दी क्या, पूरा चुनावी भाषण सुन लिया हमने। दूसरी बात है, पूरे गुजरात में घूमे, सड़कें खराब है, 10 इंटरव्यू उनके टीवी पे, कहीं गाड़ी के अंदर में कैमरा नहीं हिल रहा है और अरविंद जी ऐसे नहीं नाच रहे हैं, सीधा बैठे हुए और ज्ञान दे रहे हैं कि सड़कें खराब है। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि ये सब तो ठीक है, भाड़े से लोगों को लेकर आए और यहाँ पूछे
सबसे भाई दिल्ली से आए, पंजाब से आए इनके समर्थक, बनारस की जनता में लड़ लूं, उन्हीं के समर्थक ने कहा हाँ लड़ लो, फिर पूरा बनारस का नाम ले रहे। अरे भाई लड़ो चुनाव, लड़ो चुनाव आप, और बनारस की दोनों को रोक रहा हूँ की जरूरत पड़ रही है नलिन कोहली जी को यहाँ घूमने की। इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि भाई आप बनारस की सीट में से, बड़ोदरा की सीट में से कौन सी रखी जाएगी? और मैंने 5 मिनट पूछा, इसका जवाब नहीं देंगे। और मैं इनसे पूछ रहा हूँ बनारस की जनता की तरफ से मैं ये सवाल पूछता हूँ बीजेपी के प्रतिनिधि से कि अगर मोदी यहाँ से जीतेंगे तो और बड़ोदरा से भी जीतेंगे तो मोदी बनारस सीट रखेंगे या बड़ोदरा? प्रासंगिक है कि गंगा मैया के ऊपर यहाँ बैठ के सत्य को मान के जरा बता दे देश को, बच्चों की झूठी कसम। अभी जवाब में गंगा मैया की हालत देखिए, अरे देखिए ना कीड़ों की हालत। ये लोग लहर की बात होगी। ये लोग दो बातें करते हैं, ये लहर की बात करते हैं। लेकिन मैं एक सवाल पहले सुन लीजिए कि कहा जा रहा है कि अजय राय को प्रियंका गांधी का आशीर्वाद है, प्रियंका गांधी अजय राय जी को पूरी कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद है और हमारे हर प्रत्याशी को आशीर्वाद है, हमारे हर प्रत्याशी को हाईकमान का आशीर्वाद है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आप बनारस से लेकर के और आप आजमगढ़ तक चले जाइएगा, इधर कुशीनगर तक चले जाइएगा, लहर नाम की कोई चीज नहीं है। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस की जब लहर आती है इंदिरा जी की शहादत के बाद, जब हमारी लहर आई तो हम 425 पे आते हैं और इनकी लहर, बनारस में आपकी लहर एकदम है। लोकल हम हैं कि जो यहाँ जीतेगा वो काशी का पुत्र होगा, बाहर से आया आदमी यहाँ कभी नहीं जीत सकता। कांग्रेस अध्यक्षा कहाँ से आई? तो इसका मतलब बता दीजिए ना, कांग्रेस अध्यक्षा कौन से सूबे के? इस जगह के परिवार की बहू है, सोनिया गांधी जी है। अरे क्या बहू है? चलिए मुझे कांग्रेस अध्यक्षा सबको रोकना होगा, मेरी जानकारी आप सबको रोकना होगा। काशी के घाट 80 से आज ये सबसे बड़ा सवाल। हमारे साथ 4 मेहमान अलग अलग पार्टियों के, गर्मा गर्म बहस भी हुई। कल फिर मिलेंगे घाट के किसी कोने पर, इसी तरह की बहस करेंगे सबसे बड़ा सवाल के साथ। कल मिलेंगे शाम 8 बजे न्यूज़ 24। नमस्ते।